My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी दैट इज प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 दैट इज 1813 की आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा किया था पिछले क्लास में, पिछली वीडियोज में। उसी से रिलेटेड यह आंग्ल प्राच्य विवाद है या ओरिएंटलिस्ट आंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी है, जिसके बारे में आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा। और उसी के साथ साथ चार्टर एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1833 दैट इज सन 1833 के आज्ञा पत्र के बारे में भी आज की क्लास में इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड अर्थात ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली या ब्रिटिश काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा पद्धति थी, उस समय या उस पीरियड में एक विवाद हुआ था जिसको हम लोग ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं या प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। उसी को आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहा जाता है या ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी कही जाती है। तो इसी के बारे में आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। या इसी को इंग्लिश में ओरिएंटल आंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व की क्लास में पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा किया था। तो सन 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसकी एक धारा थी जिसको हम लोग 43rd धारा कह रहे हैं, 43rd सेक्शन या 43वीं धारा। उस 43वीं धारा के द्वारा सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, अर्थात भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को सबसे पहली बार 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा सौंपा गया था। उसके 43rd जो सेक्शन था या 43वीं जो धारा थी, उसमें एक और रिकमेंडेशन की गई थी। उसमें कहा गया था कि उसे भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करना है, अर्थात व्यय करने का आदेश कंपनी को दिया गया था कि आपको कम से कम प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करना है। ऐसा जो है 1813 की आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में कहा गया था। अब समस्या यह हुई कि धारा 43 या में जो बात कहा गया था कि 1 लाख रुपए का व्यय भारतीयों की शिक्षा पर किया जाए, उसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय किया जाए, दैट इज प्राच्य शिक्षा पर व्यय किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय किया जाए। ऐसा कुछ भी 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43rd में कोई भी उसमें जिक्र नहीं था
कि यह जो धनराशि है 1 लाख रुपए की, वह किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाए, भारतीयों की जो प्राच्य शिक्षा है उस पर खर्च किया जाए, या फिर जो अंग्रेजी शिक्षा है या पाश्चात्य शिक्षा है उस पर खर्च किया जाए। तो विवाद जो है, विवाद की जड़ यही है कि 1 लाख रुपए का खर्च कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किस प्रकार की शिक्षा पर किया जाए। सन 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा की प्रकृति, पाठ्यवस्तु या माध्यम के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं था। देखिए 1813 के आज्ञा पत्र में यह तो कह दिया गया कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना है, कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष जो है कंपनी को खर्च करना है। लेकिन नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा, शिक्षा की प्रकृति क्या होगा, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, या शिक्षा प्रणाली कौन सी ली जाएगी, प्राच्य शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा या पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख 1813 के आज्ञा पत्र में नहीं था या चार्टर एक्ट 1813 में नहीं था। चार्टर एक्ट 1813 में कहा गया था, आज्ञा पत्र की धारा 43 में कहा गया कि साहित्य के पुनरुद्धार व विकास, दैट इज रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, इस पर पैसा खर्च किया जाएगा, ऐसा उसमें जिक्र था। भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन, दैट इज इंकरेजमेंट ऑफ लर्न्ड नेटिव्स ऑफ इंडिया, इसका जिक्र था। विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन, दैट इज प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंसेज, इसका जिक्र था। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है 1813 के आज्ञा पत्र में किया गया था, लेकिन इन शब्दों का जो अर्थ था वो एकदम से स्पष्ट नहीं था। शब्दों का अर्थ था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के ढंग यह स्पष्ट नहीं किए गए थे आज्ञा पत्र में। अर्थात धारा 43 में जो कहा गया कि साहित्य के पुनरुद्धार व विकास, दैट इज रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, तो कौन सा साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दैट इज पाश्चात्य साहित्य या प्राच्य साहित्य, किस पर खर्च होगा। भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन, तो आप भारत के विद्वान नागरिक किसको मानेंगे, जो भारतीय विद्वान है या प्राच्य विद्वान है उनको मानेंगे, या जो पाश्चात्य विद्वान है अंग्रेजी विद्वान है उनको मानेंगे। विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ हुआ प्रवर्धन, दैट इज प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस, तो इन सब के बारे में, इन सब शब्दों का अर्थ जो है या इनका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वह स्पष्ट नहीं किया गया था, क्लियर नहीं था 1813 के आज्ञा पत्र में। धारा 43 की इस अस्पष्टता ने भारत में प्राच्य पाश्चात्य शैक्षिक विवाद को उग्र रूप प्रदान किया। तो इस तरह से देखा जाए कि धारा 43 1813 की आज्ञा पत्र की जो धारा 43 थी उसमें जो ये अस्पष्टता थी, इसी अस्पष्टता की वजह से प्राच्य पाश्चात्य शैक्षिक विवाद उत्पन्न होता है और धीरे धीरे यह उग्र रूप को धारण कर लेता है। कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा होता था। जो कंपनी के कर्मचारी थे जिनके ऊपर शिक्षा का भार रखा गया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भारतीयों को आपको शिक्षित करना है, उन्हीं के बीच में कुछ विवाद उठ खड़ा होता है जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। तो इसी विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी की संज्ञा दी जाती है। कुछ कर्मचारी कंपनी के ऐसे थे जो कि प्राच्य शिक्षा के पक्षधर थे और कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कि पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। तो चूंकि कंपनी में ही कर्मचारियों का दो गुट बन जाता है, दो ग्रुप बन जाता है, दो विचारधाराएं आ जाती हैं और इसी विचारधाराओं का जो विवाद होता है, इसी विवाद को हम सभी लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं या प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी की संज्ञा इसी विवाद को दी जाती है। सन 1823 में जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया जाता है इस विवाद को खत्म करने के लिए। अर्थात यह जो विवाद था, इस विवाद को खत्म करने के लिए, या फिर यह कहिए कि धारा 43 में या आर्टिकल 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी, इस धनराशि को कैसे खर्च करना है, इसको खर्च करने के संबंध में 1823 में जन शिक्षा के सामान्य समिति, दैट इज जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का एक गठन किया गया और इनको यह कहा गया, इनको यह दायित्व सौंपा गया कि 1 लाख रुपए का जो निर्धारित धनराशि है उसका खर्च कैसे किया जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व जो है इस कमेटी को सौंपा गया कि इस कमेटी को निर्णय लेना था कि
उस धनराशि का खर्च कैसे किया जाए। तो सन 1823 में एक कमेटी बनती है जिसको हम लोग जन शिक्षा की सामान्य समिति कहते हैं। जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया तथा शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि खर्च करने का दायित्व इस समिति को सौंप दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस लोक शिक्षा की सामान्य समिति में कुल 10 सदस्य थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो था, इसमें कुल 10 मेंबर थे, 10 सदस्य थे। लेकिन जो ये 10 सदस्य थे, इन सदस्यों में एक विचारधारा नहीं थी, इन सदस्यों में 2 विचारधाराएं थीं। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल हो गए थे। एक दल ऐसा था जो कि प्राच्य शिक्षा का या प्राच्य विद्या का समर्थक दल था, जबकि दूसरे जो दल था वह आंग्ल दल था या जो अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में था। तो इस तरह से जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनती है, उसी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के मेंबर्स के बीच में जो है एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं में जो है ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, दल बन जाता है। एक दल ऐसा होता है जो प्राच्य विद्या का समर्थक होता है और दूसरा दल ऐसा होता है जो पाश्चात्य शिक्षा का या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक होता है। डियर स्टूडेंट्स, समिति के कुछ सदस्य जो थे वे प्रचलित भारतीय शिक्षा के पक्ष में थे और कुछ सदस्य जो है पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी उठ खड़ा होता है। अर्थात जो समिति बनती है, उसी समिति के सदस्यों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, आपस में कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है और इसी कंट्रोवर्सी को प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जाना जाता है। और यह कंट्रोवर्सी जो है उत्पन्न होती है वह 1813 के आज्ञा पत्र के कारण उत्पन्न होती है। और जो 1823 में लोक शिक्षा समिति या जन शिक्षा की सामान्य समिति बनती है, उसके सदस्यों के बीच में होती है और यह विवाद जो है लंबे समय तक चलती है। यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा, इसीलिए इसे प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद इतना जो है उग्र हो गया। यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक जो है इस कमेटी के सदस्यों के बीच में चलता रहा। सन 1813 के आज्ञापत्र या चार्टर 1813 की धारा 43 से सेक्शन 43 का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों स्थान था? क्योंकि सबसे पहली बार जो है इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है कंपनी को दिया जाता है। पहली बार जो है सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ धन आवंटित किए जाते हैं और कहा जाता है कि कम से कम 1 लाख रुपया जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, लेकिन चार्ल्स ग्रांट तथा विल्बर फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चार्ल्स ग्रांट और विल्बर फोर्स हमेशा जो है वे चाहते थे कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रवेश या उनको जाने की अनुमति हो, उनको प्रवेश की अनुमति हो और उनको वहाँ पे शिक्षा और साथ ही साथ जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति हो। तो वस्तुतः यह जो धारा थी वह जो है चार्ल्स ग्रांट तथा विल्बर फोर्स द्वारा अनेक वर्षों तक निरंतर चलाए गए आंदोलन की विजयश्री का परिणाम थी। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि श्री रामपुर त्रिमूर्ति की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो है पूरी तरह से जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। और उसी के बाद जो चार्ल्स ग्रांट हमेशा जो है प्रयासरत रहे कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में प्रवेश लेने की, भारत में जाने की और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की, भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो इस तरह से यह जो धारा थी सेक्शन 43 1813 के आज्ञा पत्र में, यह धारा चार्ल्स ग्रांट तथा विल्बर फोर्स द्वारा अनेक वर्षों तक निरंतर चलाए गए आंदोलन की विजयश्री का परिणाम रही है। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल जो 2 ग्रुप थे, उन ग्रुप की विशेषताओं के बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट। जो पहला ग्रुप था वो था प्राच्यवादियों का या ओरिएंटलिस्ट्स का। प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। ऐसे कर्मचारी जो भारत में बहुत पहले से रह रहे थे, जो पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे, वे जो है प्राच्यवादी दल में थे या उनकी जो विचारधारा थी वो यह थी कि भारत में जो प्राच्य शिक्षा है वही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्राच्य विद्या समर्थक दल के नेता बंगाल के शिक्षा सचिव दैट इज ईएसटी प्रिंसप थे। ध्यान दीजिए कि जो प्राच्यवादी दल था उस दल के जो नेता थे वे कौन थे? बंगाल के शिक्षा सचिव ईएसटी
प्रिंसेप साहब थे। एस.टी. प्रिंसेप जो है प्राच्यवादियों के दल के नेता थे। प्राच्यवादी नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया कि एक जनरल काउंसिल ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी थी या लोक शिक्षा समिति बनी थी, और इसी जो है समिति को यह निर्णय लेना था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसका कैसे खर्च हो। लेकिन उसी में जो है 2 ग्रुप बन जाते हैं, 2 दल बन जाते हैं, जिसको हम लोग जो है प्राच्य दल और पाश्चात्य दल कहते हैं। लेकिन जो समिति थी, जो कमेटी थी, उसके अधिकांश जो मेंबर थे वे मेंबर जो है प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे या प्राच्यवादी जो नीति थी इसी के समर्थक थे। इन सदस्यों में 2 मुख्य थे, समिति के मंत्री जिनका नाम था एच.एच. विल्सन और बंगाल के शिक्षा सचिव एस.टी. प्रिंसेप। एस.टी. प्रिंसेप के बारे में हम लोगों ने बताया भी कि एस.टी. प्रिंसेप ही क्या थे, प्राच्यवादी दल के नेता भी थे। बंगाल के शिक्षा सचिव एस.टी. प्रिंसेप जो है प्राच्यवादी दल के नेता थे, और एच.एच. विल्सन जो है इसके एक प्रमुख मेंबर थे, प्राच्यवादी जो दल था। कुछ विद्वान जैसे लॉर्ड मिंटो का नाम आता है, हेस्टिंग्स का नाम आता है, डंकन का नाम आता है, ये सभी जो है प्राच्यवादी जो नीति थी इसी नीति के अनुगामी थे, अर्थात इसी नीति के फॉलोवर थे, इसी विचारधारा के थे। लॉर्ड मिंटो, हेस्टिंग्स, डंकन, ये सभी जो है प्राच्यवादी विचारधारा के इनकी जो विचारधारा थी वो प्राच्यवादी थी। ये सभी चाहते थे कि भारत में प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान की जाए। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। साथ ही साथ जोनाथन डंकन ने जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो कोलकाता मदरसा की स्थापना की जाती है 1771 में, जोनाथन डंकन के द्वारा जो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है 1791 में, इन सब की स्थापना के पीछे जो नीति थी, जो विचारधारा थी, वो कौन सी थी? वो प्राच्यवादी नीति या प्राच्यवादी विचारधारा ही थी। इसी विचारधारा के अंतर्गत हेस्टिंग्स हो या डंकन हो, इन लोगों ने कोलकाता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिससे भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान की जा सके। डियर स्टूडेंट्स, प्राच्यवादी नीति के समर्थक जो थे वे उच्च कोट के कूटनीतिज्ञ थे, वे बड़े अनुभवी थे, बड़े कूटनीतिज्ञ थे, और उनका विचार था कि भारतवासियों को, इंडियंस को विभाजित करके ही उन पर शासन किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, भारतवासियों को विभाजित करके ही उन पर शासन किया जा सकता था। और जो प्राच्यवादी शिक्षा थी वे कैसी शिक्षा थी? वो रिलीजन पे बेस्ड थी, धर्म पर आधारित थी। हिंदुओं के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान था, मुस्लिमों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान था। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम इस तरह से 2 ग्रुप में, 2 समूहों में तोड़ देना चाहते थे प्राच्यवादी। और प्राच्यवादी ये चाहते थे कि इनको, हिंदुओं को अलग प्रकार की शिक्षा दी जाए और मुस्लिमों को अलग प्रकार की शिक्षा दी जाए, और इससे क्या होगा कि जो भारतवासी होंगे वे आपस में विभाजित रहेंगे, और जब विभाजित रहेंगे तो इनके ऊपर जो है, भारतीयों के ऊपर शासन करना आसान होगा। भारतवासियों को विभाजित करके ही उनके ऊपर शासन किया जा सकता था। इसीलिए प्राच्यवादियों को अरबी, फारसी तथा संस्कृत पर आधारित शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को देने के पक्ष में थे। तो प्राच्यवादी अरबी, फारसी तथा संस्कृत पर आधारित शिक्षा व्यवस्था करके भारतीयों को विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों में विभक्त रखना चाहते थे। तो इस तरह से जो मूल उद्देश्य था प्राच्यवादियों को क्या था? भारत के नागरिकों को विभाजित करना। तो भारत के नागरिकों को विभाजित करना या विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों में विभक्त करने के उद्देश्य से प्राच्यवादी नेता भारत में प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, या अरबी, फारसी तथा संस्कृत पर आधारित शिक्षा भारतीयों को देने के पक्ष में थे, जिससे कि भारतीय क्या रहे? आपस में विभाजित रहे, आपस में विभक्त रहे, उनके अंदर एकता न हो पाए। प्राचीन भारतीय शिक्षा के समर्थकों का कहना था कि भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के योग्य नहीं है, तथा यदि उन्हें शिक्षा दी गई तो वे अंग्रेजों के समकक्ष हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जो प्राच्यवादी थे उनकी जो विचारधारा थी वे ये कह रहे थे कि इंडियंस जो है वो पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन के योग्य नहीं है, उनके अंदर ये योग्यता नहीं है, वे उसकी योग्य नहीं है कि उनको पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाए। और दूसरी जो उनकी विचारधारा थी वो यह थी कि यदि
भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाती है तो वे पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद अंग्रेजों के समकक्ष हो जाएंगी। और प्राच्यवादी कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वे अंग्रेजों के समकक्ष हो जाएं। तो यदि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी तो वे अंग्रेजों के समकक्ष नहीं होंगे। यदि भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो भारतीय जो है आपस में विभक्त रहेंगे, आपस में बटे रहेंगे और उन पर शासन करना आसान होगा। ऐसा प्राच्यवादियों का मत था, प्राच्यवादियों की विचारधारा थी। विल्सन जो थे वे इस बात का घोर विरोधी थे कि भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा को प्राप्त करके उसके देशवासियों के समान हो जाए, उसके देशवासियों से समानता करने का दावा करने लगे। तो ध्यान दीजिए, विल्सन या अन्य प्राच्यवादी जो थे वे इसका घोर विरोध करते थे कि भारतीयों को, इंडियंस को पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाए, और यदि वे अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान कर लेंगे तो वे जो है अंग्रेजों के समान हो जाएंगे। और विल्सन का मत था कि उनके देशवासियों के समान इंडियंस नहीं हो सकते हैं, उसके देशवासियों के समान जो है भारतीय नहीं हो सकते, इसीलिए भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। तो इस तरह से विल्सन जो है इस बात का घोर विरोधी था कि भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके उसके देशवासियों से समानता करने का दावा करें। इसी तरह से प्रिंसप का यह दृढ़ विचार था कि भारतीयों में अंग्रेजी पर जनाधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, अर्थात जो भारतीय हैं, इंडियन से वे इस योग्य नहीं है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि वे जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो प्रिंसप का दृढ़ विचार था कि भारतीयों में अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर वे सभी जो है भारत में प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। प्राच्यवादी विचारधारा के क्या क्या कारण थे, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अनेक कारणों से विल्सन, प्रिंसप आदि कंपनी के अधिकारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला कारण है वो क्या है कि प्राच्यवादी नीति के समर्थक कंपनी के पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। तो ये जो पुराने अधिकारी थे जो भारत में लंबे समय से रह रहे थे, उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशंस को, भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था। वे उसको अच्छी तरह से जान गए थे और वे उसके प्रशंसक बन गए थे। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था और उसके प्रशंसक बन गए थे। इसीलिए वे चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाए। इसी के संबंध में मुनरो साहब का एक स्टेटमेंट है। मुनरो ने ब्रिटिश संसद में यह कहा था कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा। तो मुनरो साहब का स्टेटमेंट था कि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है वो बहुत ही उच्च श्रेणी की सभ्यता है, और यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन जो है वो जो है भारत से इस सभ्यता का आयात करना चाहेगा। ब्रिटेन को जो है भारतीय सभ्यता का आयात करने से बहुत ही अधिक लाभ होगा। तो मुनरो ने ब्रिटिश संसद में कहा कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है कि वे भारतीय सभ्यता, भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो परंपरा थी, उसके जो है पक्षधर हो गए थे। उसको जो है उन्होंने निकट से पहचाना था और धीरे धीरे वे उसके प्रशंसक बन गए थे। इसीलिए वे चाहते थे कि भारतीयों को जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय परंपरा है, उसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा जो कारण था दैट वाज कि प्राच्यवादी अधिकारियों को यह डर था कि भारतवासी शायद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करें। चूँकि जो कंपनी थी या कंपनी के जो अधिकारी थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में व्यापार किया जाए और साथ साथ भारत में शासन भी करना जो है धीरे धीरे उनका उद्देश्य बन गया था। तो उनको ये डर था कि यदि हम भारतीयवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हो सकता है कि जो इंडियंस हैं, जो भारतवासी हैं, वे इसका विरोध करें, वे पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करने लगे और भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वे किसी भी प्रकार के विरोध का खतरा नहीं लेना चाहते थे। अर्थात इंडियंस किसी भी प्रकार का कोई विरोध न करें, इससे बचने के लिए प्राच्यवादी अधिकारी भारत में प्राच्यवादी शिक्षा देने के पक्षधर थे। उनको ये डर लग रहा था कि यदि भारतवासियों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रावधान किया गया
तो हो सकता है कि भारतीय जो है इसका विरोध करें और भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेज जो थे या कंपनी के जो अधिकारी थे किसी भी प्रकार का विरोध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। जो थर्ड रीजन है, तीसरा कारण है, वह यह है कि प्राच्यवादी अनुभवी अधिकारी भारतवासियों की संकीर्णता, मतभेद और अंधविश्वासों को बनाए रखने में कंपनी शासन का भविष्य सुरक्षित समझते थे। अर्थात जो इंडियंस या भारतवासियों में जो संकीर्णता थी, जो आपस में भेद था, विभेद था या मतभेद था, और साथ साथ जो हमारे देश में अंधविश्वास थी, उन अंधविश्वासों को वे बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों के बीच में मतभेद को बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों की विचारधारा में जो संकीर्णता थी उसको बनाए रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जब तक भारतवासी जो है उनकी विचारधारा जो संकीर्ण रहेगी, वे आपस में एक दूसरे से बट कर रहेंगे, उनमें मतभेद होगा और उनमें जो है अंधविश्वास रहेगा। अंधविश्वास का वे पालन करेंगे, अंधविश्वास को फॉलो करते रहेंगे, तब तक जो है कंपनी का शासन भारत में सुरक्षित है। वे भारतीयों को जगाना नहीं चाह रहे थे। वे नहीं चाह रहे थे कि भारतीयों की विचारधारा विकसित हो, भारतीय जो है आपस में एक हो और भारतीयों के अंदर से अंधविश्वास दूर हो, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो कंपनी का शासन जो है देश में या भारत में सुरक्षित नहीं रह जाएगा। तो उन्हें यह डर था कि अंग्रेजी शिक्षा कहीं भारतीयों को अवेयर न कर दे, जागरूक न कर दे। तो इंडियंस जो है या भारतीय जो है जागरूक ना हो पाए, इसी के लिए प्राच्यवादी दल के नेता या प्राच्यवादी जो थे वे चाहते थे कि भारतीयों को उनकी जो है प्राच्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जाए, उनको अंग्रेजी शिक्षा न प्रदान की जाए, क्योंकि हो सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके वे अवेयर हो जाएं, वे जागरूक हो जाएं, और यदि ऐसा हो जाता है तो कंपनी का शासन भारत में सुरक्षित नहीं रह जाएगा। कंपनी शासन का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अगला जो कारण है, अगला जो रीजन है वो यह है कि प्राच्यवादी लोग कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे। हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया कि प्राच्यवादियों ने उसी विचारधारा से प्रभावित होकर के देश में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी या संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इस दो चूंकि वे कलकत्ता मदरसा या संस्कृत कॉलेज की स्थापना प्राच्यवादी शिक्षा के लिए ही स्थापित किया था, तो इसीलिए वे इसके पक्षधर भी थे, जिससे कि कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को भविष्य में या आगे सुरक्षित रखा जा सके। अगला जो कारण था दैट वाज कि प्राच्यवादी रूढ़वादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़कर उनके समकक्ष बन जाएं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो प्राच्यवादी अधिकारी थे बड़े ही रूढ़वादी थे और वे कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियंस या भारतीय जो है अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजों के समकक्ष बन जाए, अंग्रेजों के समान बन जाए या अंग्रेजी नागरिकों के समान बन जाएं। वे ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि भारतीयों को जो है अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाए। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राच्यवादियों द्वारा उनके अपने पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए या प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राच्यवादियों द्वारा क्या क्या तर्क दिए गए। तो प्राच्यवादियों द्वारा अपने पक्ष में दिए गए तर्क, प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा देने का विरोध किया था और अंग्रेजी शिक्षा का या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए थे। वे क्या क्या तर्क थे इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वन, पहला था कि पाश्चात्य ज्ञान तथा साहित्य के प्रसार से भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जो इंडियन ट्रेडिशन है या जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, भारतीय सभ्यता है या सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, इन सब का लोप हो जाएगा यदि भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की गई। तो पाश्चात्य ज्ञान तथा साहित्य के प्रसार से भारत की जो प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति है उसका लोप हो जाएगा। यह तर्क दिया प्राच्यवादियों ने। यहाँ पे जो है प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान करने का उन्होंने विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने का, क्योंकि उनका मानना था कि यदि पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य ज्ञान, पाश्चात्य साहित्य का प्रसार हुआ भारत में तो भारत की जो अपनी प्राचीन सभ्यता है और संस्कृति है उसका धीरे धीरे लोप हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा जो उन्होंने तर्क दिया अपने फेवर में, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन से सदियों से संचित भारतीय साहित्य नष्ट हो जाएगा। अर्थात जो भारतीय साहित्य है जो बहुत युगों से यहाँ पे संचित की गई है,
वैदिक काल से या बौद्ध काल से जो संचित की गई वह क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा यदि अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है। तो सदियों से या अनेक युगों का जो ज्ञान संचित है या जो भारतीय साहित्य है, उन भारतीय साहित्यों का विनाश हो जाएगा यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया या भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। दूसरा तर्क उन्होंने तर्क दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में प्राच्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा जो तर्क था, तीसरा जो उन्होंने अपने फेवर में तर्क दिया, वो उन्होंने कहा कि किसी भी देश के नागरिकों को अन्य देश की भाषा तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवश करना गलत है। अर्थात जो भारतीयों को यदि आप अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती, तो ऐसा जो है करना गलत होगा। मीन्स किसी भी देश के नागरिकों को दूसरे देश या अन्य देश की भाषा तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवश करना गलत है। इसलिए भारतीयों को उनकी जो अपनी भाषा है, उनका जो अपना साहित्य है, उसी का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी के संबंध में टी.एन. सिक्वेरा जी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जब भारतीयों की अपनी स्वयं की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति होगी। तो टी.एन. सिक्वेरा के अनुसार कि जब अपने आप में ही इंडियंस के पास जो है एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, इनकी जो अपनी कल्चर है वही एक महान कल्चर है, महान संस्कृति है, तो क्यों भारतीयों को जो है दूसरे देश की भाषा, दूसरे देश का साहित्य पढ़ने के लिए उनको बाध्य किया जाए। तो उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना क्या होगा, ये गलत होगा, दोषपूर्ण होगा। इसीलिए भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। उनको अन्य देश का या अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उनको जो है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए विवश करना गलत होगा, उनको बाध्य करना दोषपूर्ण नीति होगी। जो अगला रीजन था, अगला जो उन्होंने तर्क दिया वो ये था कि 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा धारा की व्याख्या करते हुए प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि साहित्य का जो अर्थ है वह है भारतीय साहित्य से, अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों का जो साहित्य है। प्राच्यवादियों के अनुसार आज्ञापत्र में जो धारा 43 है उसमें जो साहित्य की बात की गई है, भारतीय साहित्य की बात की गई है, उस भारतीय साहित्य का जो अर्थ है वो है हिंदुओं और मुसलमानों के साहित्य से, ना कि पाश्चात्य साहित्य से। विद्वान भारतवासियों से तात्पर्य है प्राचीन भाषाओं और ज्ञान के ज्ञाताओं से। उनके अनुसार जो विद्वान भारतवासी की बात की गई है, तो विद्वान भारतवासियों से प्राचीन भाषा या प्राचीन ज्ञान के जो ज्ञाता है, जो विद्वान है, उनसे है, ना कि पाश्चात्य विद्वानों से है, पाश्चात्य भाषाओं के विद्वानों से है या ज्ञाताओं से है। जो विज्ञान की बात की गई है, विज्ञानों का प्रचार प्रसार वह भी प्राचीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, न कि पाश्चात्य भाषा के माध्यम से। तो विज्ञानों का प्रचार प्रसार प्राचीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, न कि पाश्चात्य भाषा या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और तभी भारतवासी उसे स्वीकार कर सकेंगे। तो इस तरह से प्राच्यवादियों ने अपना तर्क दिया और अपने अनुसार से उन्होंने कहा कि 1813 के आज्ञापत्र की जो धारा 43 है, 43 है, शिक्षा की जो धारा है, उसमें जो साहित्य की बात की गई, उस साहित्य का अर्थ जो है भारतीय साहित्य या हिंदू और मुसलमानों की साहित्य से है। जो विद्वान की बात की गई है, उस विद्वान से तात्पर्य प्राचीन भाषाओं और ज्ञान के विद्वानों से है, ज्ञाताओं से है। और जो विज्ञान के प्रचार और प्रसार की बात की गई है, तो विज्ञान का प्रचार और प्रसार भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किया जाना चाहिए। और ऐसा होगा तभी भारतवासी उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उनका जो तर्क था वो यह था कि भारतवासियों पर अंग्रेजी शिक्षा लादना अनुचित होगा। यदि ऐसा किया गया, भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा थोपा गया, तो वे इसका विरोध करेंगे। तो भारतवासियों पर अंग्रेजी शिक्षा लादना अनुचित होगा। इससे भारतवासियों में विरोध की भावना विकसित हो सकती है, और यदि भारतवासियों में विरोध की भावना विकसित होती है तो कंपनी के द्वारा भारत में जो शासन किया जा रहा
वो शासन जो है धीरे धीरे खतरे में पड़ जाएगा। तो वे किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए भारतवासियों के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा नहीं लादना चाहते थे या अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में वे नहीं थे। जो नेक्स्ट, भारत की प्राचीन भाषाओं में अगाध ज्ञान भरा है। प्राच्यवादियों की यह मत था कि जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो साहित्य या प्राचीन भाषाएं जो हैं उसमें अगाध बहुत अधिक ज्ञान भरा पड़ा है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी इससे लाभान्वित हो सकती है। ध्यान दीजिए कि वे कहते हैं कि जो अंग्रेजी है वह भी भारत की प्राचीन भाषाओं से लाभान्वित हो सकती है। प्राचीन भाषाओं में इतना अधिक ज्ञान भरा पड़ा है। भारतीय संस्कृत, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भाषाओं की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो प्राच्यवादियों के अनुसार भारतीय संस्कृत, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए भारतीयों को प्राचीन भाषाओं की शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए, प्राचीन भाषाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। तभी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म और दर्शन है, जो भारतीय साहित्य है, वह सुरक्षित रह सकेगा। अगला जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति लाभदायक है। जो प्राच्यवादियों ने तर्क दिया, उनका यह तर्क था कि यदि भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह इकोनॉमिक दृष्टि से भी क्या होगा, फेवरेबल होगा, वो लाभदायक होगा। क्योंकि यदि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उनके लिए अंग्रेजों को अध्यापक के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा, और जो अंग्रेज अध्यापक के रूप में नियुक्त होंगे उनको बहुत ही अधिक सैलरी देनी पड़ेगी, उनको अधिक वेतन देना पड़ेगा। जबकि यदि इंडियंस को जो है नियुक्त किया जाएगा शिक्षा प्रदान करने के लिए तो भारतवासी बहुत कम वेतन पर शिक्षण कार्य करेंगे। इससे क्या है, यह आर्थिक रूप से भी क्या है, लाभदायक है। उनको कम खर्च में ही भारतीयों को हम शिक्षित कर सकते हैं, ऐसी विचारधारा थी प्राच्यवादियों की। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति लाभदायक है प्राच्यवादियों के अनुसार, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजों को अध्यापक के पद पर नियुक्त करना होगा और उन्हें वेतन भी अधिक देना पड़ेगा। जबकि यदि भारतवासियों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया तो वे कम वेतन पर भी शिक्षण का कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और अगला जो तर्क दिया गया वह यह कहा गया कि भारतवासी कभी भी अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो सकते हैं। प्राच्यवादियों के अनुसार उनका यह मत था कि भारतवासियों के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है कि वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें, वे अंग्रेजी शिक्षा के विद्वान हो सकें। तो उनके अनुसार भारतवासी कभी भी अंग्रेजी शिक्षा के विद्वान नहीं हो सकते हैं। प्राच्यवादियों का ऐसा मत था और इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतीयों को जो है अंग्रेजी शिक्षा न प्रदान करके भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। तो प्राच्यवादियों ने उपर्युक्त तर्कों के आधार पर इस बात पर बल दिया कि भारतीयों को प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृत को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसीलिए भारतीयों को प्राच्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। अतः उनकी संस्कृत, अरबी व फारसी के माध्यम वाले प्राचीन शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए और उनमें पाश्चात्य ज्ञान का कदापि भी प्रसार न किया जाए। तो इतना ढेर सारा तर्क देते हुए प्राच्यवादियों ने कहा कि भारतीयों की जो संस्कृत, अरबी और फारसी के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जा रही है यहाँ पे, या जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, उसी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान या पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य ज्ञान का कदापि भी प्रसार भारतीयों के बीच में नहीं किया जाना चाहिए। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के लिए उन्हें कभी भी बाध नहीं किया जाना चाहिए। जबकि जो दूसरा दल था, जिसको हम लोग ऑक्सीडेंटलिस्ट कहते हैं, पाश्चात्यवादी कहते हैं, उसका क्या विचारधारा थी, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाश्चात्यवादी या ऑक्सीडेंटलिस्ट, डियर स्टूडेंट्स, जो पाश्चात्यवादी दल था, उस दल में जो नवयुवक कर्मचारी थे कंपनी के, वे उस दल में थे। तो पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। मीन्स जो नए कर्मचारी थे वे सभी क्या थे, वे पाश्चात्यवादी शिक्षा के पक्षधर थे। पाश्चात्यवादी जो थे वे संपूर्ण देश में यत्र तत्र बिखरे हुए थे। चूंकि पाश्चात्यवादी जो थे वे नवयुवक कर्मचारी थे, नए कर्मचारी थे, नए मिशनरीज थे, तो वे जो है पूरे भारत में जो है दूर दूर यत्र तत्र बिखरे हुए थे और यही कारण था कि इनका अपना कोई जो है संगठित दल नहीं बन पाया। इसीलिए दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न ही उस दल के कोई नेता ही था। तो पाश्चात्यवादी जो दल था वो दल जो है किसका था, कंपनी के नवयुवक कर्मचारियों और
नए मिशनरियों का था। लेकिन चूंकि इनके जो लोग थे, इनकी जो विचारधारा के लोग थे या जो पाश्चात्यवादी कर्मचारी थे, वे सभी लोग संपूर्ण देश में यत्र तत्र बिखरे हुए थे। इसीलिए इस दल का कोई भी संगठित स्वरूप नहीं विकसित हो सका और ना ही इसके कोई नेता ही बन सके। पाश्चात्यवादी दल में ईस्ट इंडिया कंपनी के 9 युवक कर्मचारी तथा ईसाई पादरियों तथा चार्ल्स ग्रांट के साथ साथ राजा राम मोहन जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी थे। यह था जो पाश्चात्यवादी या पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, उसमें कंपनी के 9 युवक कर्मचारी थे, कुछ ईसाई पादरी थे तथा चार्ल्स ग्रांट, जिसको बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की। चार्ल्स ग्रांट भी जो है पाश्चात्यवादी शिक्षा के पक्षधर थे और साथ साथ कई प्रगतिशील भारतीय भी थे जो कि चाहते थे कि भारत में पाश्चात्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जाए, जैसे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी इस दल में थे या फिर वे चाहते थे कि भारतीयों को पाश्चात्यवादी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पाश्चात्यवादियों ने प्राच्यवादियों के मत का जमकर के विरोध किया था। जो पाश्चात्यवादी थे उन्होंने जो प्राच्यवादियों के द्वारा तर्क दिया गया या जो प्राच्यवादियों के द्वारा प्राच्य शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया, उसका जमकर के विरोध पाश्चात्यवादियों के द्वारा किया जाता है। पाश्चात्यवादियों का विचार था कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है, भारतीय शिक्षा प्रणाली या प्राचीन शिक्षा प्रणाली वह क्या है, वह मरणासन्न हो चुकी है और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना संभव नहीं है। अर्थात जो अरबी, फारसी या संस्कृत पर आधारित प्राचीन शिक्षा प्रणाली है भारत में, वह क्या है, वो मृत प्राय हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, मरणासन्न हो चुकी है और उसे उसे पुनर्जीवित करना जो है वह संभव नहीं है। पाश्चात्यवादियों का यह मानना था कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी भी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं है। पाश्चात्यवादी ऐसा मानते थे कि अरबी, फारसी और संस्कृत की जो साहित्य हैं, जो लिटरेचर्स हैं, वे क्या हैं, वो सब कुछ बेकार हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पुरातन और निरर्थक विचार ही हैं भरे हुए, उसमें कुछ यूजफुल जो है विचार नहीं है, काम लायक विचार नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें सब कुछ पुरातन और निरर्थक विचारों से ही वे भरे पड़े हैं। वो उसमें इन साहित्यों से कोई भी उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए इन प्राचीन साहित्यों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए भारतीयों को। अतः भारतीयों का मानसिक तथा शैक्षिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना अत्यंत आवश्यक है या परम आवश्यक है। तो इस तरह से पाश्चात्यवादी जो थे, उनकी विचारधारा थी कि जो भारतीय साहित्य हैं या अंग्रेजी जो भारतीय साहित्य हैं, जो संस्कृत के साहित्य हैं, अरबी, फारसी साहित्य, वे क्या हैं, वो बेकार हैं, वे उपयोगी नहीं हैं, उसमें कोई भी काम की विचारधारा नहीं है। उसमें जो है भारतीयों को आगे बढ़ाने का या भारतीयों को जागरूक करने का, भारतीयों के मानसिक और शैक्षिक विकास के जो है वे योग्य नहीं है। तो भारतीयों का मानसिक तथा शैक्षिक विकास करने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना ही जरूरी है। तो भारतीयों का मानसिक तथा शैक्षिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, अवगत कराया जाना परम आवश्यक है, ऐसा मानना था जो है पाश्चात्यवादियों का। डियर स्टूडेंट्स, पाश्चात्यवादी जो विचारधारा थी, पाश्चात्यवादी विचारधारा के पीछे भी पाश्चात्यवादियों का अपना कुछ कारण था, कुछ रीजन था और उसी कारण से पाश्चात्यवादी जो दल था उन्होंने अपनी विचारधारा दी थी। वे पाश्चात्यवादी विचारधारा के क्या क्या रीजन्स थे, क्या क्या कारण थे, इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लें। पाश्चात्यवादी विचारधारा के भी अनेक कारण थे। जैसे जो प्राच्यवादी थे उनकी विचारधारा के कारण थे, उसी तरह से पाश्चात्यवादियों की विचारधारा के अनेक कारण थे। द फर्स्ट वन इज, इस दल में कंपनी के युवा अधिकारी थे। वे ऐसे युग में जन्मे और पले थे जब ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार भर में फैल चुका था। अर्थात जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के अधिकारी थे वे क्या थे, युवा अधिकारी थे, युवा कर्मचारी थे और वे ऐसे समय में
उनका जन्म हुआ था, वे ऐसे समय में पले बढ़े थे जब उन्होंने देखा था कि पूरे संसार में ब्रिटेन का प्रभुत्व जो है वो तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार में भर में फैल चुका था। ऐसे समय में ये युवा अधिकारी जन्मे थे, पले बढ़े थे, तो उनको ये लगता था कि जो ब्रिटेन का प्रभुत्व है, जो ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली है, ब्रिटेन का जो साहित्य है, जो अंग्रेजी साहित्य है, वही जो है बेस्ट है और उसी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लोगों का सर्वांगीण विकास, लोगों का मानसिक विकास, लोगों का शैक्षिक विकास किया जा सकता है। अतः उन्हें अपने देश, संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। चूंकि जो अंग्रेजी युवा अधिकारी थे उनको अपनी संस्कृति पर, अपनी देश पर, अपनी भाषा पर गर्व था, इसीलिए वे चाहते थे कि उसी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, उसी भाषा का प्रचार प्रसार हो, उसी संस्कृत और भाषा की शिक्षा भारतीयों को भी प्रदान की जाए। वे अन्य किसी भी संस्कृति और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो युवा अधिकारी थे वे अन्य किसी संस्कृति अर्थात जो प्राच्यवादी संस्कृति थी या जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय भाषा थी, उसको स्वीकार करने के वे पक्ष में नहीं थे। उनके विचार में भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही संभव था। जो भारतीय की जो युवा अधिकारी थे कंपनी के या जो पाश्चात्यवादी अधिकारी थे कंपनी के, उनकी ये विचारधारा थी कि भारतीयों का उद्धार जो है वो प्राच्यवादी शिक्षा, प्राच्यवादी साहित्य के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करके ही हो सकता है। तो पाश्चात्यवादियों के विचार में भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा ही संभव था, इसीलिए जो है भारतीयों को पाश्चात्यवादी संस्कृति या पाश्चात्यवादी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला जो कारण था दैट वाज कि उन दिनों भारत में अंधविश्वासों का बोलबाला था। जो भारत में बहुत ही अधिक अंधविश्वास फैला हुआ था और जो युवा अधिकारी थे, ये युवा अधिकारी पाश्चात्य विज्ञानों का ज्ञान देकर के भारतीयों के अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। ध्यान दीजिए कि हमारे देश में बहुत ही अधिक अंधविश्वासों का बोलबाला था उस समय में, और इन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जो अंग्रेजी युवा अधिकारी थे, वे युवा अधिकारी पाश्चात्य विज्ञानों के माध्यम से भारतवासियों का जो अंधविश्वास था उस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे। और इसी उद्देश्य से जो भारत के प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ये सभी भी चाहते थे कि भारत में पाश्चात्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जाए, और जब पाश्चात्यवादी शिक्षा प्रदान की जाएगी तभी जो भारतीयों में अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो राजा राम मोहन जैसे प्रगतिशील भारतीय या कंपनी के युवा अधिकारी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा भारतीयों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे, और इसी कारण वे चाहते थे कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य साहित्य या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाए। अगला जो एक प्रमुख कारण था वह यह था कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करना एक राजनैतिक चाल भी थी। क्या राजनैतिक चाल थी? पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग रूप में तो भारतीय हो, किंतु वेशभूषा, बातचीत और चिंतन में क्या हो, अंग्रेज हो। तो वेशभूषा, बातचीत चिंतन था विचारों से अंग्रेज जो है अधिकारी या अंग्रेज भारतीय उत्पन्न करने के लिए जो है पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन किया जाए। यह एक राजनीतिक चाल थी। क्योंकि पाश्चात्यवादी ऐसा चाहते थे कि भारत में जो भारतीय तैयार हों वे कैसे हों, वे ऐसे हों जो देखने में रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन उनकी जो विचारधारा हो, जो चिंतन हो, वो क्या हो, अंग्रेजों के समान हो। तो वेशभूषा, बातचीत तथा चिंतन तथा विचारों से अंग्रेज भारतीय उत्पन्न करने के लिए पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का ही प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस प्रकार यह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र था। तो भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए रंग रूप से भारतीय किंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन था विचारों से अंग्रेज बनाने के लिए पाश्चात्यवादियों का यह विचार था कि या इसी राजनीतिक चाल से पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भारतीयों में पाश्चात्यवादी शिक्षा ही प्रदान की जाए, या पाश्चात्य विषयों की शिक्षा, पाश्चात्य साहित्यों की शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाए। जो अगला कारण था, अगला रीजन था, वो यह था कि कंपनी के राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया था उस समय में, और उसके अनेक दफ्तरों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में बाबुओं की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिए कि चूंकि
कंपनी के राज का बहुत ही अधिक विस्तार हो गया था और उसके जो ऑफिस थे, जो दफ्तर थे, उस दफ्तरों में बड़ी संख्या में काम करने के लिए बाबुओं की आवश्यकता थी और इन बाबुओं की आवश्यकता जो है अंग्रेज अपने यहाँ के नागरिकों को ला करके नहीं कर सकते थे। इतने व्यक्ति जो है इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे जितनी आवश्यकता थी भारतीय दफ्तरों में। तो अनेक दफ्तरों में काम करने के लिए जो बाबुओं की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति जो है वे इंग्लैंड से नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वही पढ़ लिख करके अंग्रेजी सोच विचार वाले बाबू बन जाए। अतः अंग्रेजी पढ़े भारतीयों की आवश्यकता थी। इसीलिए पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो ऊपर हम लोगों ने जितने कारणों के बारे में चर्चा किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का समर्थन किसी निस्वार्थ भावना से नहीं किया था। ध्यान दीजिए कि जो पाश्चात्यवादियों के द्वारा भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान का समर्थन किया गया था, उसके पीछे भी उनका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा था। वे निस्वार्थ नहीं थे, बल्कि वे क्या चाहते थे कि उनको जो है ऐसे भारतीय मिल जाएं जो रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन जिनकी चिंतन, जिनकी विचारधारा, जिनकी वेशभूषा क्या हो, अंग्रेजी हो, जो भारत में उनको अपने शासन चलाने के लिए ऑफिसेज में, दफ्तरों में जो बाबुओं की आवश्यकता, उन बाबुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और उसके द्वारा जो है पाश्चात्य बाबुओं को उत्पन्न किया जा सके। तो इस तरह से अपने निजी हित की भावना से प्रेरित होकर के पाश्चात्यवादी जो थे वे चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। अंग्रेजों को अपने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी और इसी बाबू वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पाश्चात्यवादी ये चाहते थे कि भारत में पाश्चात्यवादी शिक्षा प्रदान की जाए। उन्हें यह बात असह्य थी कि उनके देशवासी इंग्लैंड से आकर इस निम्न वर्ग में सम्मिलित हों। ध्यान दीजिए कि जो अंग्रेजी जो नागरिक आते थे, जो अंग्रेजी देशवासी आते थे, वे यहाँ पे अधिकारी के रूप में हुआ करते थे। तो वे ऐसा नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड से कुछ व्यक्ति आए और यहाँ पर बाबू के पद पर कार्य करे। तो इस निम्न वर्ग में या बाबू के वर्ग में सम्मिलित हो अंग्रेजी नागरिक या ब्रिटेन के नागरिक या ब्रिटेन के देशवासी भारत में आए और बाबुओं का काम करे, ऐसा उनको एकदम से मंजूर नहीं था। तो यह बात उन्हें असह्य थी कि अंग्रेजी व्यक्ति या उनके देशवासी इंग्लैंड से आकर के बाबुओं का कार्य भारत में करें, लेकिन बाबुओं की आवश्यकता भी थी। अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की उनको बहुत ही अधिक आवश्यकता थी अपने प्रशासकीय और व्यापारिक कार्यालयों को चलाने के लिए। इसलिए वे चाहते थे कि यहीं पर भारतीयों को पढ़ा लिखा करके हम अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग को उत्पन्न करें, बाबू वर्ग का विकास करें, उनको पढ़ा लिखा करके हम अंग्रेजी बाबू बनाए। तो अतः अंग्रेजों ने यही अधिक विवेकपूर्ण समझा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करके बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो पाश्चात्यवादी थे, उनका जो अंग्रेजी शिक्षा पर बल था वह इसलिए था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करके बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए, जिससे कि वे अपने दफ्तरों में इनको रख करके अपना शासन या अपना उनका व्यापार है, उनके जो कार्यालय है, उसको अच्छे से चला सकें। इन प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों के अलावा एक और दल था जिसको हम लोक भाषावादी कहते हैं या वर्नाकुलरिस्ट कहते हैं। तो प्राच्य था पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधरों के अतिरिक्त एक तीसरा दल भी था जिसे लोक भाषावादी या वर्नाकुलरिस्ट कहा जाता है। तो एक तीसरे दल भी जो उस समय चर्चा में आया था, जिसको हम लोग वर्नाकुलिस्ट कहते हैं या लोक भाषावादी कहते हैं। दो दलों के अलावा एक तीसरा दल भी था जिसे वर्नाकुलरिस्ट कहा जाता है। और इस दल के सदस्य भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रचार तो करना ही चाहते थे, परंतु इसके माध्यम के रूप में वे देसी भाषाओं या प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग करने को ही उपयुक्त समझते थे। ध्यान दीजिए, जो लोक भाषावादी थे या वर्नाकुलिस्ट थे, उनका बल था कि भारतीयों को जो शिक्षा प्रदान की जाए उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, क्या हो, लोक भाषा हो। तो इस दल के सदस्य भारत में
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा तो देना चाहते थे, वे भी यही चाहते थे कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, जिसका माध्यम हो, वो क्या हो, देसी भाषाएं हो या प्रांतीय भाषाएं हो। तो प्रांतीय भाषाओं या देसी भाषाओं के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्षधर थे वर्नाकुलरिस्ट या लोक भाषावादी। और यह जो दल था, जिसको हम लोग तीसरा दल कह रहे हैं, इस दल के प्रमुख जो समर्थक थे वो मुंबई के गवर्नर स्टुअर्ट एल्फिंस्टन तथा चेन्नई के गवर्नर मुनरो। तो स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और मुनरो जो है वो इसी वर्नाकुलिस्ट थे, वे इसी दल के समर्थक थे, इसी विचारधारा के समर्थक थे कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा तो प्रदान की जाए, लेकिन जो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो क्या हो, लोक भाषा हो, देसी भाषा हो। लेकिन परंतु लोक भाषावादी दल बहुत ही अधिक प्रभावशाली नहीं था, इसीलिए बहुत ही अधिक इसकी चर्चा नहीं होती है। सिर्फ दो दल जो प्रभावशाली थे, जिसको हम लोग प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी कहते हैं, तो इन्हीं दोनों दल के बीच में जो विवाद था वो मुख्य रूप से था प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के बीच में। लोक जनशिक्षा की जो सामान्य समिति थी, इन समिति के सदस्यों में मतभेद होने के कारण कोई भी व्यवहारिक कदम नहीं उठाया जा सका। चूंकि लोक जनशिक्षा की जो सामान्य समिति बनी थी, इन्हीं समिति के मेंबर्स के बीच में विवाद हो गया था, और उसी विवाद को हम लोग जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद कह रहे हैं। तो इस विवाद के हो जाने के कारण कोई भी व्यवहारिक कदम नहीं उठाया जा सका, और सन 1833 में कंपनी के भारत में शासन करने संबंधी आज्ञा पत्र का पुनः नवीनीकरण हुआ, या वह समय आ गया। तो 1813 से जो स्टार्ट हुआ था, जो 1813 के आज्ञा पत्र में जो प्रावधान था, उसी प्रावधान को लेकर के यह विवाद उत्पन्न होता है, और यह विवाद बहुत ही लंबा खिंच जाता है, और धीरे धीरे 1833 का समय आ जाता है। सन 1833 में फिर से एक बार कंपनी को जो चार्टर था, जो आज्ञा पत्र था, उसका रिवीजन, उसका पुनः नवीनीकरण करने का समय आ जाता है। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1833, या जिसको हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या सन 1833 का आज्ञा पत्र कहते हैं, उसका वो आता है, अर्थात चार्टर एक्ट या कंपनी के एक्ट का रिवीजन होता है 1833 में। विवाद अपना चल रहा होता है, और उसी समय 1833 में जो है चार्टर एक्ट का रिवीजन होता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या सन 1833 के आज्ञा पत्र में क्या प्रावधान किया गया, इसके बारे में भी हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सन 1833 की कंपनी के आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने का समय आ गया। 1813 के बाद हर 20 वर्ष में उसका रिवीजन होता था, तो 1813 के बाद 1833 में फिर से उसका रिवीजन करने का समय आ गया। सन 1813 के आज्ञा पत्र पर कंपनी के अधिकारियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया था। ध्यान दीजिए, 1813 के आज्ञा पत्र में जो भी प्रावधान किए गए उस पर जो है काम नहीं हो सका, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही ईमानदारी से काम नहीं किया गया, और ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा की मंद प्रगति से असंतुष्ट थी। चूंकि ये विवाद हो गया, तो इस विवाद की वजह से बहुत अधिक शिक्षा में प्रगति नहीं हो सकी, और इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में शिक्षा की मंद प्रगति से बहुत ही अधिक असंतुष्ट थी 1833 के आज्ञा पत्र में। अतः सन 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए नया आज्ञा पत्र जारी किया, और जिसमें निम्नलिखित धाराएं उन्होंने सम्मिलित की। तो 1833 में जब रिवीजन होता है चार्टर एक्ट का, तो उसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी जाती हैं। क्या धाराएं थी? द फर्स्ट वन इज, सभी मिशनरियों को भारत में प्रवेश की सुविधा दे दी गई, अर्थात ईसाई मिशनरियों को भारत में बेरोक टोक प्रवेश की अनुमति दे दी गई। ध्यान दीजिए, 1833 के आज्ञा पत्र में क्या कहा गया कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या सभी मिशनरीज हैं, वो क्या है, ईसाई मिशनरीज भारत में बेरोक टोक प्रवेश कर सकते हैं, और जाकर के वे शिक्षा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। जो 1 लाख रुपए का प्रावधान 1813 के आज्ञा पत्र में किया गया था, उसको अब बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया जाता है, और इसी धन के व्यय पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद कह रहे हैं। उसी धन को बढ़ा करके अब 10 लाख रुपया कर दिया जाता है 1833 के आज्ञा पत्र में। और अगली धारा में यह भी कहा जाता है कि कोई भी भारतीय तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म,
जन्म स्थान तथा वंश या वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान पर पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। ये जो एक महत्वपूर्ण धारा जोड़ी गई, कहा गया कि भारतवासी जो हैं भारतीय हैं या जो सम्राट के कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन हैं, उनको उनके धर्म के आधार पर, उनको जन्म स्थान के आधार पर, उनके वंश या वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। अगली जो बात कही गई वो यह था कि बंगाल प्रांत की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा, अर्थात जो बंगाल प्रांत की सरकार होगी उसी का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। और एक और धारा जोड़ी गई, कहा गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य या विधि सदस्य, जिसको हम लॉ मेंबर कहते हैं, उस लॉ मेंबर को बढ़ा दिया गया। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य या विधि सदस्य, दैट इज लॉ मेंबर, को बढ़ा दिया जाता है 1833 के आज्ञा पत्र में। तो 1833 के आज्ञा पत्र में मुख्य रूप से ये 5 प्रावधान किए जाते हैं और इसका कुछ इफेक्ट भी होता है, कुछ प्रभाव भी होता है। तो 1833 के आज्ञा पत्र का क्या प्रभाव हुआ, इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 1833 के आज्ञा पत्र का भारत की शिक्षा में भी बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रायः सभी देशों के ईसाई पादरी भारत आने लगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करने लगे। ध्यान दीजिए कि 1833 के आज्ञा पत्र में जब छूट दे दी गई कि सभी जो है क्रिश्चियन मिशनरी जो है भारत में प्रवेश कर सकते हैं, वे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो 1833 के आज्ञा पत्र के परिणाम स्वरूप सभी देशों के ईसाई पादरी भारत आने लगे और वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करने लगे। शिक्षा अनुदान राशि बढ़ जाने से शैक्षिक विकास की संभावना भी बढ़ गई। जो अनुदान राशि 1813 में जो है 1 लाख थी, वह अब 10 लाख हो जाती है। इससे भारत में शैक्षिक विकास की जो संभावना है वह भी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता करने से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग भी बढ़ी। ध्यान दीजिए कि 1833 के आज्ञा पत्र में प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय को उसके जन्म स्थान, उसके जात, उसके धर्म के आधार पर या उसके वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को जो है नौकरी में समान अधिकार, नौकरी को प्राप्त करने का समान अधिकार होगा। तो सरकारी पदों पर नियुक्ति का जो आधार था उसको योग्यता कर दिया जाता है और सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता करने से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सभी प्रांतों की शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार या बंगाल प्रांत की जो सरकार थी उसके नियंत्रण में होने लगी। ऐसा भी प्रावधान जो है 1833 के आज्ञा पत्र में किया गया था। इसीलिए सभी प्रांतों की शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार, जिसको बंगाल प्रांत की जो सरकार थी उसके नियंत्रण में होने लगी। प्रथम बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य के पद सृजित किया गया और जिस पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बार जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर या कानूनी सदस्य का पद सृजित किया जाता है 1833 के आज्ञा पत्र के बाद और उस पर सबसे पहले सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो कानून सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है 1833 के आज्ञा पत्र के अनुसार। अब 1833 का आज्ञा पत्र तो आ जाता है, लेकिन जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता है वह चलता ही रहता है, वह खत्म नहीं होता है। जबकि 1833 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी 1813 में उसको बढ़ा करके अब 10 लाख कर दिया गया। तो प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादियों के बीच जो है उस संघर्ष सन 1834 तक निरंतर चलता रहता है और कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है। तो चूंकि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के बीच संघर्ष है वो लंबे समय तक चलता रहा, निरंतर चलता रहता है और कोई भी निर्णय नहीं हो सका। इसीलिए किसी निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण उसको उस पर कोई एक निर्णय हो सके, इसके लिए जो कंपनी के जो उस कमेटी या समिति के नेता होते हैं वे आगे बढ़ते हैं। किसी निर्णायक व्याख्या के अभाव में विभिन्न प्रांतों के अधिकारीगण अपने अपने विचारों के अनुरूप धारा 43 की व्याख्या करते रहे और तदनुसार शिक्षा नीति भी बना ली। अर्थात जो
प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वह लंबे समय तक चलता रहा, और लंबे समय तक चलने के कारण जब कोई निर्णय नहीं हो सकता है तो विभिन्न प्रांतों के जो अधिकारीगण होते हैं उनकी जैसी विचारधारा होती है, वे अपने अपने विचारों के अनुसार जो है धारा 43 की व्याख्या करते हैं और उसी के अनुसार वे शिक्षा प्रदान करने या अपनी शिक्षा नीति बना लेते हैं। तो किसी निर्णायक व्याख्या के अभाव में विभिन्न प्रांतों के अधिकारीगण अपने अपने विचारों के अनुरूप धारा 43 की व्याख्या करते हैं तथा तदनुसार अपनी शिक्षा नीति को भी वे बना लेते हैं। लेकिन चूंकि विवाद था, विवाद होने के कारण बहुत ही अधिक प्रगति नहीं हो पा रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो विभिन्न प्रांतों की शिक्षा नीतियों में विभिन्नता था। शिक्षा प्रेमियों के बीच शिक्षा संबंधी विचारों के संघर्ष का परिणाम यह निकला कि सन 1813 के लिए शिक्षा के लिए जो आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित हो जाने के बावजूद शिक्षा की प्रगति लगभग नगण्य ही बनी रही। 1813 में ही कंपनी को यह जिम्मेदारी, यह उत्तरदायित्व दे दिया गया था कि वे भारतीयों को शिक्षित करें। 1 लाख रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी गई थी, लेकिन चूंकि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विचारधारा के बीच में विवाद चलता रहा और इसी विवाद का यह परिणाम रहा कि एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में बहुत ही अधिक प्रगति नहीं हो सकी, तो शिक्षा की प्रगति लगभग नगण्य ही बनी रही। शिक्षा की प्रगति न हो पाने के कारण इस स्थिति को देख करके शिक्षा योजनाओं के संचालन हेतु सन 1823 में जन शिक्षा की समिति या कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा जो किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था। लोक शिक्षा की सामान्य समिति या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कुल 10 सदस्य थे और इसके मंत्री जो थे वे कौन थे? एच विल्सन साहब थे। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। इस समिति में प्राच्यवादियों का बहुमत होने के कारण संस्कृत, अरबी तथा फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। ध्यान दीजिए कि जो कमेटी बनी थी, जो समिति बनी थी, उस समिति में जो 10 सदस्य थे उस समय में जो है प्राच्यवादी बहुमत था, अर्थात प्राच्यवादियों का बहुमत था। अधिकांश सदस्य थे जो थे वे प्राच्यवादी थे। वे चाहते थे कि भारत में प्राच्यवादी शिक्षा का ही प्रचार प्रसार किया जाए, परंतु पाश्चात्यवादियों को यह पसंद नहीं था तथा वे समिति की नीतियों व कार्यों का निरंतर विरोध करते रहे। तो पाश्चात्यवादियों के द्वारा जो प्राच्यवादी नीति थी उस नीतियों का वे निरंतर विरोध करते रहे और धीरे धीरे यह प्राच्य और पाश्चात्यवादियों का विवाद जो है वो उग्र रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्यवादी विवाद के नाम से जानते हैं। समिति के सदस्यों में गहरा मतभेद हो जाने के फलस्वरूप समिति के मंत्री मिस्टर विल्सन ने इस विवाद की समाप्ति चाही। तो ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे जो प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा थी, इसके बीच में बहुत ही अधिक मतभेद हो जाता है, बहुत ही गहरा मतभेद हो जाता है। और इस मतभेद को दूर करने के लिए समिति के मंत्री जो थे मिस्टर विल्सन, उन्होंने चाहा कि इस विवाद का अंत हो जाए और इस विवाद की समाप्ति हेतु जनवरी 1835 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष उन्होंने इस विवाद को रखा तथा उनसे नीति निर्धारण संबंधी निर्णय देने का अनुरोध किया। तो ध्यान दीजिए, जनवरी 1835 के पूर्व तक यह विवाद चलता रहा। जनवरी 1835 में उस समिति के जो मंत्री थे मिस्टर विल्सन, उन्होंने उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष इस विवाद को रखा था, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, उस विवाद को रखा और उनसे नीति निर्धारण संबंधी निर्णय देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह अनुरोध किया कि आप नीति निर्धारण संबंधी कोई एक गाइडलाइंस दीजिए, कोई मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि इस विवाद का अंत किया जा सके। लॉर्ड बेंटिंक ने गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो प्रथम विधि सदस्य थे, फर्स्ट लॉ मेंबर थे, जिनका नाम लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। ध्यान दीजिए कि अब जो है जब जो है मिस्टर विल्सन ने लॉर्ड बेंटिंक के समक्ष इस विवाद को रखा और उनसे इस विवाद को अंत करने का अनुरोध किया, तो लॉर्ड बेंटिंक ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर देते हैं। और जन शिक्षा के जो सभापति लॉर्ड मैकाले नियुक्त होते हैं, उनको यह निर्देश दिया जाता है कि वे जो है कानूनी सलाह दें।
तथा उससे सन 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 के विवादग्रस्त बिंदुओं पर कानूनी सलाह देने का निर्देश दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि लॉर्ड बैंटिंग ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य या लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया और उससे सन 1813 के आज्ञापत्र की जो धारा 43 थी, जो सेक्शन 43 था, जिसको लेकर के विवाद था, उस विवाद ग्रस्त बिंदुओं पर कानूनी सलाह देने का निर्देश लॉर्ड बैंटिंग ने जो है लॉर्ड मैकाले को दिया। और फिर जो है लॉर्ड मैकाले अपना जो कानूनी सलाह देते हैं, जिसको हम लोग मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जानते हैं, मैकॉलेज मिनट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में मैकाले का विवरण पत्र या मैकॉलेज मिनट के बारे में चर्चा हम सभी लोग अगली क्लास में, अगले वीडियोज़ में करेंगे। आज हम लोगों ने चर्चा किया कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो क्या था, किसे हम प्राच्य पाश्चात्यवादी विवाद कहते हैं, प्राच्यवादियों की अपनी विचारधारा के क्या कारण थे, उनका अपना क्या तर्क था, पाश्चात्यवादियों की अपनी विचारधारा क्या थी, उनकी विचारधारा के पीछे क्या कारण था, इसके बारे में चर्चा की। और उसी के दौरान हम सभी लोगों ने चार्टर एक्ट्स 1833 या 1833 के जो आज्ञा पत्र था उसके बारे में भी चर्चा की। उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या नए प्रावधान हुए शिक्षा के संबंध में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को देख पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नया वीडियोस आएगा उस नए वीडियो की सूचना, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।